At least 6 people have been killed and 4 others have been injured after a chawl collapsed following a landslide in Mumbai's Kurla area. अंदर कौन फंसा हुआ है? अभी कौन है अंदर? मेरा बड़ा भाई है। क्या दुर्घटना हुई है? और बड़े भाई का दोस्त भी है साथ में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। मुंबई में बारिश कोई नई बात नहीं है। हर साल बारिश आती है, हर साल मुंबई डूबती है, हर साल पहाड़ियों के नीचे रहने वाले लोगों को खतरे की चेतावनी दी जाती है। हर साल हम सुनते हैं, सावधान रहिए, लैंडस्लाइड हो सकता है। लेकिन बुधवार की सुबह कुर्ला में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लैंडस्लाइड हुआ कैसे। सवाल ये है, अगर खतरा पहले से पता था तो फिर उस खतरे के नीचे लोग रह क्यों रहे थे, और अगर लोगों को वहां से हटने की चेतावनी दी गई थी तो फिर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? क्योंकि नोटिस एक कागज होता है साहब, लेकिन जिंदगी कागज नहीं होती। और यही वजह है कि कुर्ला की ये कहानी सिर्फ एक लैंडस्लाइड की कहानी नहीं है, ये कहानी है बारिश की, पहाड़ी की, मलबे की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, और उस सवाल की जिसका जवाब मुंबई को हर मानसून चाहिए। इसको भी हम चैप्टर वाइज समझने वाले हैं कि ये लैंडस्लाइड के बारे में जो भी जानकारी है इसको हम चैप्टर वाइज बताने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम सबसे पहला सवाल जो पूछने जा रहे हैं, रात 3:48 पे आखिर क्या हुआ? बुधवार की सुबह करीब 3:48 पे मुंबई के कुर्ला वेस्ट के चिराग नगर इलाके में लोग अपने घरों में सो रहे थे। जगह थी गौसिया चाल, राठौड़ मेडिकल के पास, अशोक नगर। ऊपर पहाड़ी, नीचे घर, और फिर अचानक बारिश के बीच पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। मिट्टी, पत्थर और भारी मलबा सीधे नीचे बने घरों पर जा गिरा। कुछ ही सेकंड में जहां लोग सो रहे थे वहां चीख पुकार शुरू हो गई। किसी का भाई अंदर था, किसी की बहन, किसी के बच्चे, और किसी को ये तक नहीं पता था कि उनका अपना आदमी मलबे के नीचे किस हालत में है। अंदर कौन फंसा हुआ है? अभी कौन है अंदर? मेरा बड़ा भाई है। क्या दुर्घटना हुई है? और बड़े भाई का दोस्त भी है साथ में। 3 बजे गिरा है, 5 बज गया, 6 बज गया, अभी तक कोई नहीं कुछ कर पाया। काली आ रहे, देख के चले जा रहे। पीछे वाले गली में सबको बचा लिए, खाली ये गली में नहीं बचा। शुरुआत में खबर आई 2 लोगों की मौत हुई है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, मलबा हटाया गया और सब निकालते गए। मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। ताजा उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 7 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब चैप्टर 2 में मलबे के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं थी। हादसे की खबर मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, बीएमसी, एनडीआरएफ और दूसरी इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। लेकिन यहां एक अजीब स्थिति थी। रेस्क्यू टीम तैयार थी, मशीनें तैयार थी, लेकिन हादसे की जगह तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा, इतना संकरा कि बड़ी मशीनों को लेकर अंदर तक जाना मुश्किल था। अब जरा सोचिए, आपके सामने मलबा पड़ा है,
आपको पता है कि उसके नीचे इंसान हो सकता है, आपको जल्दी से जल्दी मलबा हटाना है, लेकिन आप बड़ी मशीन लेकर वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे छोटे इक्विपमेंट से और कई जगहों पर हाथ से मलबा हटाना पड़ता है, क्योंकि रेस्क्यू में जल्दबाजी भी खतरनाक है। एक गलत पत्थर हटाया तो ऊपर का मलबा फिर खिसक सकता है, और नीचे अगर कोई जिंदा है तो उसकी जिंदगी और खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए रेस्क्यू टीम एक एक हिस्सा बेहद सावधानी से हटा रही है। मलबे के अंदर जिंदगी तलाशने के लिए विक्टिम डिटेक्शन कैमरा जैसी तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ मिट्टी हटाने का काम नहीं है, ये मलबे के अंदर जिंदगी तलाशने का काम है। और अब हम चैप्टर 3 में जानेंगे बाहर खड़े परिवारों की बेचैनी के बारे में। अब जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जिसका अपना परिवार उस मलबे के अंदर फंसा हो। अब तक की आई हुई ग्राउंड फुटेज में एक रिश्तेदार अपनी बहन के पति और उनके बच्चों के फंसे होने की बात करता है। वो कहता है मोबाइल मिला है, लेकिन बात नहीं हो रही, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और बाहर खड़े परिवार को कुछ पता नहीं। अब आप उस परिवार से कहिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। वो इंतजार करेगा, लेकिन कितनी देर? 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा? उसके लिए हर सेकंड भारी है, क्योंकि उसे यह नहीं पता अंदर उसका अपना आदमी जिंदा है या नहीं। और शायद इसी वजह से ऐसे हादसे में कॉजल्टी का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, हर नंबर के पीछे एक परिवार होता है, एक घर होता है, एक कहानी होती है। और अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जहां हम पूछने वाले हैं कि अब सवाल बीएमसी से। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली सवाल शुरू होता है। बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि मानसून से पहले इस इलाके के लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी। मतलब प्रशासन का कहना है कि लोगों को पहले ही बताया गया था कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अगर नोटिस दिया गया था तो प्रशासन का यह पक्ष भी सामने आना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल और है, लोग जाए कहां? यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है। किसी गरीब परिवार से आप कहेंगे आपका घर पहाड़ी के नीचे है, खतरा है, यहां मत रहिए, तो वो परिवार कहेगा ठीक है साहब, लेकिन रहेंगे कहां? क्या उसके पास दूसरा घर है? क्या उसे रिहैबिलिटेशन मिला है? क्या उसकी रोजी रोटी दूसरी जगह है? क्या बच्चों का स्कूल दूसरी जगह है? क्या वहां पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि घर छोड़ने की वार्निंग देना आसान है, लेकिन घर छोड़ने के बाद सुरक्षित जगह देना मुश्किल है। और यही प्रशासन से सवाल पूछना जरूरी है, और यहीं पर प्रशासन से सवाल पूछना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीएमसी ने नोटिस नहीं दिया। अगर बीएमसी का दावा है कि नोटिस दिया गया था तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना होगा कि नोटिस के बाद ग्राउंड पर क्या एक्शन हुआ। यही असली सवाल है। क्या सिर्फ बारिश जिम्मेदार है? अब कोई कह सकता है भाई इतनी भारी बारिश हुई तो लैंडस्लाइड हो गया, इसमें प्रशासन क्या करे? बिल्कुल, भारी बारिश लैंडस्लाइड का कारण बन सकती है, यह प्राकृतिक खतरा है। लेकिन जब किसी पहाड़ी के ठीक नीचे घनी बस्ती हो, जब घर ढलान के नीचे बने हो, जब रास्ते इतने संकरे हो कि इमरजेंसी व्हीकल भी मुश्किल से पहुंचे, तो खतरा सिर्फ बारिश का नहीं रहता,
खतरा प्लानिंग का भी हो जाता है, क्योंकि बारिश को आप रोक नहीं सकते, लेकिन खतरे वाली जगह की पहचान कर सकते हैं, लोगों को पहले से सुरक्षित जगह पहुंचा सकते हैं, ड्रेनेज मजबूत कर सकते हैं, स्लोप स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, इमरजेंसी एसेस बेहतर कर सकते हैं, और सबसे जरूरी ऐसे परिवारों के लिए रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ये सब पहले से हो जाए तो शायद रेस्क्यू टीम को मलबे में जिंदगी तलाशने की जरूरत ही ना पड़े। और यहां मुंबई की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। मुंबई में बारिश हर साल होती है, ये किसी को सरप्राइज नहीं करती। मुंबई को पता है कहां पानी भरता है, कहां लैंडस्लाइड का खतरा है, कहां पहाड़ है, कहां वल्नरेबल सेटलमेंट्स है, फिर भी हर साल हादसा होता है। रेस्क्यू टीम आती है, मुआवजे का ऐलान होता है, नेता मौका पर पहुंचते हैं, अधिकारी बयान देते हैं और कुछ दिन बाद सब शांत हो जाते हैं। फिर अगला मानसून, फिर वही खतरा, फिर वही वार्निंग और फिर शायद अगली ट्रेजेडी। तो सवाल यह है, क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं या डिजास्टर के बाद मैनेजमेंट कर रहे हैं? फर्क बहुत बड़ा है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े सवालों की। तो अब सबसे बड़े सवाल जो है, कुर्ला में आज पहाड़ का एक हिस्सा गिरा है, लेकिन इस हादसे ने एक और चीज हमारे सामने गिराई है। हमारी ये सोच कि हर हादसा अचानक होता है, क्योंकि कुछ खतरे अचानक आते हैं, लेकिन कुछ खतरे पहले से दिखाई देते हैं, लोगों को चेतावनी दी जाती है, इलाकों को वल्नरेबल बताया जाता है, फिर भी लोग वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और यही वो जगह है जहां सिर्फ गरीब परिवारों को दोष देना आसान है। अगर उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए था तो उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह किसने देनी थी? कुर्ला के इस हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिवार अभी भी अपने लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। आज हमें उन परिवारों के लिए सिर्फ संवेदना नहीं, जवाब भी चाहिए, क्योंकि मुआवजा जरूरी है, लेकिन मुआवजा जिंदगी वापस नहीं लाती। रेस्क्यू जरूरी है, लेकिन रेस्क्यू हादसा होने के बाद शुरू होता है और असली काम तो उसमें पहले होना चाहिए। और इसीलिए कुर्ला की इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर खतरा पहले से मालूम था तो अगली बारिश से पहले क्या बदलेगा? क्या सिर्फ एक और नोटिस निकलेगा या लोगों को सच में सुरक्षित किया जाएगा? क्योंकि मुंबई की बारिश को हम रोक नहीं सकते, पहाड़ को भी हमेशा नहीं रोक सकते, लेकिन किसी पहाड़ के नीचे इंसानी जिंदगी को असुरक्षित छोड़ना, क्या हम इसे रोक सकते हैं? ये सवाल का जवाब कुर्ला के लोग नहीं, प्रशासन को देना है। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।